नमस्कार। सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प और हाँ, यूपीएससी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करने वाले हैं। यह है पर्यावरण का इतिहास, यानी एनवायरनमेंटल हिस्ट्री। अब ये नाम सुनकर शायद लगे कि ये सिर्फ जंगल, जानवर, पेड़ पौधों का इतिहास होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये असल में कहानी है कि हम इंसान और बाकी जो कुदरत है, नेचर है, उसके बीच का जो रिश्ता है, जो म्यूचुअल रिलेशंस हैं, वो वक्त के साथ कैसे बदले हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग फील्ड है और ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ पास्ट की बात नहीं है। ये आज की हमारी एनवायरमेंटल चैलेंजेस को समझने के लिए भी उतनी ही रेलेवेंट है। हाँ, और आज हम जिस सोर्स मटेरियल पर गौर कर रहे हैं, वो है यूनिट 1, जिसका टाइटल है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस, मतलब कि अंतः विषय दृष्टिकोण। एग्जैक्टली तो हमारा मकसद, हमारा ऑब्जेक्टिव आज ये रहेगा कि हम इस फील्ड की, एनवायरमेंटल हिस्ट्री की खासियतें समझें। खासतौर पर इसका ये जो इंटरडिसिप्लिनरी कैरेक्टर है, ये जो अंतः विषय चरित्र है, इसे गहराई से देखें। और ये भी जानेंगे कि वक्त के साथ इसकी समझ, इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे इवॉल्व हुई है, कैसे विकसित हुई है। हाँ, ताकि जो ह्यूमन नेचर रिलेशंस है, मानव प्रकृति संबंध है, उनकी एक गहरी, एक न्यूआंस समझ बन सके। ये यूपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, पर दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल सकता है। सही कहा। तो शुरू करें सेक्शन 1.1 से, इंट्रोडक्शन से। बिल्कुल। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये एनवायरमेंटल हिस्ट्री है क्या? व्हाट इज एनवायरमेंटल हिस्ट्री? देखिए, सीधे सरल शब्दों में अगर कहें तो ये स्टडी है, ये अध्ययन है कि समय के साथ ओवर टाइम इंसान और बाकी प्रकृति, द रेस्ट ऑफ नेचर, इनके बीच के आपसी रिश्ते, म्यूचुअल रिलेशंस कैसे रहे हैं, कैसे बदले हैं। मतलब हम नेचर को कैसे देखते आए हैं, कैसे इस्तेमाल करते आए हैं, और बदले में नेचर ने हमें कैसे प्रभावित किया है, ये सब इसमें शामिल है। हाँ बिल्कुल, ये टू वे स्ट्रीट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान ही नेचर पर असर डालता है, प्रकृति भी इंसानी समाजों को, इतिहास को शेप करती है। थिंक अबाउट क्लाइमेट, थिंक अबाउट ज्योग्राफी, थिंक अबाउट रिसोर्सेज। राइट। और इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ बड़े इंटरेस्टिंग आइडियाज आए हैं, जैसे विलियम क्रॉनन, एक जाने माने एनवायरमेंटल हिस्टोरियन है। विलियम क्रॉनन, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि जिसे हम प्रकृति या नेचर कहते हैं ना, वो उतनी प्राकृतिक यानी नेचुरल है ही नहीं जितनी हमें लगती है। हाँ, ये बड़ा प्रोवोकेटिव आइडिया है। क्रॉनन का कहना है कि प्रकृति काफी हद तक एक ह्यूमन कंस्ट्रक्शन है, एक मानवीय निर्माण। ह्यूमन कंस्ट्रक्शन, इसका क्या मतलब हुआ? जरा इसे खोलेंगे। जरूर। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि पेड़, पहाड़, नदियां असल में नहीं हैं, वो तो हैं, पर प्रकृति का जो आइडिया हमारे दिमाग में है, जो कॉन्सेप्ट है कि जंगल कैसा होना चाहिए, कौन सा जानवर वाइल्ड है, कौन सा नहीं, ये सब हमने, इंसानों ने अपनी ज़रूरत, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास के हिसाब से गढ़ा है। जैसे एक ज़माना था जब जंगल को खतरनाक, उजाड़ जगह माना जाता था, जिसे साफ करके खेत बनाने चाहिए। फिर रोमांटिसिज्म का दौर आया तो जंगल सुंदर, पवित्र लगने लगा, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। नेशनल पार्क्स का आइडिया कि कुछ खास इलाकों को बचाकर रखना है, ये भी तो एक तरह का ह्यूमन कंस्ट्रक्शन ही हुआ। हमने तय किया कि ये इलाका नेचुरल रहेगा, बाकी जगह डेवलपमेंट होगा। एग्जैक्टली। तो क्रॉनन जैसे विद्वान यही कहते हैं कि हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि नेचर का हमारा कॉन्सेप्ट खुद हिस्टोरिकल है, वो बदलता रहा है, वो कोई टाइमलेस ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं हमेशा। ये तो सोचने वाली बात है कि हम जिसे नेचुरल समझ रहे हैं, वो असल में हमारी ही सोच का रिफ्लेक्शन हो सकता है। बिल्कुल। और एनवायरमेंटल हिस्ट्री हमें यही समझने में मदद करती है। वो कहती है कि नेचर को सिर्फ एक बैकग्राउंड की तरह मत देखो जिस पर ह्यूमन ड्रामा अनफोल्ड होता है। नेचर इज एन एक्टर इन हिस्ट्री। प्रकृति खुद इतिहास में एक किरदार है। वाओ, ओके। तो ये तो हुआ इंट्रोडक्शन कि एनवायरमेंटल हिस्ट्री है क्या और इसका एक कोर आइडिया क्या है। हाँ, अब आते हैं सेक्शन 1.2 पर, जो बात करता है इसकी डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की, इसकी खासियतों की। हाँ, और इसमें सबसे पहली और सबसे जरूरी कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है सेक्शन 1.2.1 में, इसका इंटरडिसिप्लिनरी होना, अंतः विषयी होना। इंटरडिसिप्लिनरी, ये शब्द आजकल काफी सुनने को मिलता है। एनवायरमेंटल हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पर्यावरण के इतिहास को समझने के लिए हमें सिर्फ हिस्ट्री यानी इतिहास के दायरे में बंधकर नहीं रह सकते। हमें कई और डिसिप्लिन्स, कई और ज्ञान के क्षेत्रों की मदद लेनी पड़ती है। जैसे कि
कौन कौन से विषय? इसमें शामिल हैं नेचुरल साइंसेज यानी प्राकृतिक विज्ञान जैसे बायोलॉजी, इकोलॉजी, जियोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी। फिर हैं सोशल साइंसेज जैसे एंथ्रोपोलॉजी यानी मानवशास्त्र, ज्योग्राफी यानी भूगोल, सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। और हाँ, पेलियो साइंसेज भी जैसे पेलियोंटोलॉजी, पेलियोबॉटनी, जो हमें लाखों साल पुराने पर्यावरण के बारे में बताते हैं। और जाहिर है, हिस्ट्री तो है ही। बाप रे, ये तो बहुत सारे विषय हो गए। मतलब एनवायरमेंटल हिस्टोरियन बनने के लिए इन सब में एक्सपर्ट होना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान सब कुछ जानेगा। पॉइंट ये है कि एनवायरमेंटल हिस्टोरियंस को इन दूसरे डिसिप्लिन्स के स्कॉलर्स के साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है। उनके मेथड्स, उनके टूल्स, उनके फाइंडिंग्स को समझना और इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, तो ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। पर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इतिहास अपने आप में काफी नहीं है। देखिए, जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम पृथ्वी को, अर्थ को एक इंटीग्रेटेड प्लैनेटरी सिस्टम की तरह देखना चाहते हैं। एक एकीकृत ग्रह प्रणाली। इंसान इसका एक हिस्सा है, लेकिन अकेला हिस्सा नहीं। अगर हमें समझना है कि किसी जगह जंगल क्यों काटे गए, तो हमें सिर्फ पॉलिटिकल या इकोनॉमिक हिस्ट्री जानने से काम नहीं चलेगा। हमें वहाँ की मिट्टी कैसी थी, जियोलॉजी, बारिश कितनी होती थी, क्लाइमेटोलॉजी, कौन से पेड़ उगते थे, बायोलॉजी, वहाँ रहने वाले समुदायों का जीवन कैसा था, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सब जानना होगा। समझ रही हूँ। मतलब पूरी तस्वीर देखने के लिए यू नीड मल्टीपल लेंसेज, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। एग्जैक्टली। अलग अलग डिसिप्लिन्स के आइडियाज, उनके टूल्स, उनकी मेथोडोलॉजी यानी कार्यप्रणाली, जब इनका आदान प्रदान होता है, जब ये इंटरैक्ट करते हैं, तो भी हम पर्यावरण के इतिहास को, एनवायरमेंटल हिस्ट्री को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये इंटरडिसिप्लिनैरिटी इसकी एक फंडामेंटल स्ट्रेंथ है। ये इसे बाकी तरह की हिस्ट्री से अलग भी बनाती है ना? एग्जैक्टली। हाँ, काफी हद तक। हालांकि अब हिस्ट्री की दूसरी ब्रांचेस भी इंटरडिसिप्लिनरी हो रही हैं, लेकिन एनवायरमेंटल हिस्ट्री के लिए तो ये शुरुआत से ही एसेंशियल रहा है। इट्स इन इट्स डीएनए, यू कुड से। राइट, इट्स इन इट्स डीएनए। ओके, तो ये हुई इसकी सबसे बड़ी खासियत, इंटरडिसिप्लिनैरिटी। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 1.3 पर, जो है बिगिनिंग ऑफ एनवायरमेंटल हिस्ट्री, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। मतलब इसकी शुरुआत कैसे हुई, इस पर अलग अलग विचार। हाँ, अब ये जानना इंटरेस्टिंग है कि ये फील्ड आई कहाँ से है, इसकी जड़ें कहाँ हैं। तो कहाँ मिलती हैं इसकी जड़ें? सोर्स मटेरियल कहता है कि कुछ कनेक्शन 17th 18th सेंचुरी से हैं, 17वीं 18वीं सदी। हाँ, कुछ हद तक। उस दौरान जब यूरोपियन पावर्स एक्सपैंड कर रही थीं, उनके नेचुरलिस्ट्स यानी प्रकृतिवादी वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गए, खासकर ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स में, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका। वहाँ उन्होंने ऐसे पेड़ पौधे, जानवर, ऐसे इकोसिस्टम्स देखे जो यूरोप से बिल्कुल अलग थे, अजीब थे उनके लिए। तो उन्होंने इनके बारे में लिखना शुरू किया, इन्हें क्लासिफाई करना शुरू किया, डिस्क्रिप्शंस लिखे। तो ये एक तरह की शुरुआत थी डॉक्यूमेंटेशन की। हाँ, ये एक अर्ली फॉर्म ऑफ एंगेजमेंट था यूरोपियंस का नॉन यूरोपियन नेचर के साथ। हालांकि ये नज़रिया अक्सर कलोनियल होता था। मतलब वो इन जगहों को रिसोर्सेस के सोर्स की तरह देखते थे या एक्सोटिक क्यूरियोसिटीज़ की तरह। इन्वायरमेंटल हिस्ट्री प्रॉपर यहाँ से डेवलप नहीं हुई, पर ये एक बैकग्राउंड ज़रूर था। ओके। तो फिर एक फॉर्मल डिसिप्लिन के तौर पे इसकी शुरुआत कब और कैसे मानी जाती है? देखिए, एक ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से इस पर सोच विचार 20th सेंचुरी में शुरू हुआ। सोर्स मटेरियल में 2 इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स का जिक्र है। एक तो है 1956 में हुआ प्रिंसटन सिंपोजियम। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी। और दूसरा है एक किताब जिसका टाइटल था मैन्स रोल इन चेंजिंग द फेस ऑफ द अर्थ। ये भी 1956 में ही आई। अच्छा, 1956, प्रिंसटन सिंपोजियम और मैन्स रोल इन चेंजिंग द फेस ऑफ द अर्थ, इनमें क्या खास बात थी? खास बात ये थी कि शायद पहली बार इतने बड़े एकेडमिक लेवल पर यह माना गया कि इंसान सिर्फ प्रकृति पर डिपेंड ही नहीं करता, बल्कि उसे बड़े पैमाने पर बदल भी रहा है, सदियों से बदलता आया है। मतलब ये आइडिया कि ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट इज सिग्निफिकेंट एंड हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री, ये यहाँ से मजबूत होना शुरू हुआ। ये सिर्फ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद की बात नहीं है। गॉट इट। तो ये फाउंडेशनल मोमेंट्स थे, लेकिन असली पुश कब मिला? एनवायरमेंटल हिस्ट्री एक मूवमेंट कब बनी? असली पुश मिला 1960s और 70s में, और इसका एक बड़ा क्रेडिट जाता है रेचल कार्सन को। रेचल कार्सन? हाँ, उनकी किताब आई 1962 में, साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग, हाँ, इसका नाम तो सुना है। ये बहुत इन्फ्लुएंशियल किताब मानी जाती है। ओह, एब्सोल्युटली, इट वाज अ लैंडमार्क बुक। इसने जैसे एक धमाका कर दिया। कार्सन एक बायोलॉजिस्ट थी
और उन्होंने अपनी किताब में दिखाया कि डीडीटी जैसे पेस्टिसाइड्स का अंधाधुंध इस्तेमाल हमारे एनवायरनमेंट को, खासकर पक्षियों को, कितना नुकसान पहुंचा रहा है। साइलेंट स्प्रिंग मतलब वो वसंत जब चिड़ियों की चहचहाहट खामोश हो जाए। टाइटल ही कितना पावरफुल है। बिल्कुल, और कार्सन की लिखने की स्टाइल भी ऐसी थी कि वो आम लोगों तक पहुंची। उसने साइंस को एक्सेसिबल बनाया। नतीजा ये हुआ कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स, पर्यावरण की चिंताएं, जो पहले कुछ साइंटिस्ट या कॉन्जर्वेशनिस्ट तक सीमित थीं, वो अब पब्लिक डिबेट का हिस्सा बन गई। हाँ, ये वो दौर था जब एनवायरमेंटलिज्म एक पॉपुलर मूवमेंट बनने लगा। धन्यवाद। ये पुराने वाले कंजर्वेशन मूवमेंट से अलग था, जो ज्यादातर विल्डरनेस प्रिजर्वेशन या नेशनल पार्क्स पर फोकस करता था। न्यू एनवायरमेंटलिज्म पोल्यूशन, हेल्थ, रिसोर्स डिप्लीशन जैसे मुद्दों पर बात कर रहा था, जो आम लोगों की जिंदगी से जुड़े थे। तो साइलेंट स्प्रिंग ने एक तरह से एनवायरमेंटल हिस्ट्री को भी फ्यूल किया होगा। डेफिनेटली, इसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि टेक्नोलॉजी और प्रोग्रेस की कीमत क्या है। इसने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को इम्पोर्टेंट बना दिया कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे, कब से हमने एनवायरनमेंट को इस तरह एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। राइट। और इसी दौर में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया जिसका जिक्र सोर्स में है, अल्फ्रेड क्रॉस्बी का इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म। अल्फ्रेड क्रॉस्बी। हाँ, अल्फ्रेड क्रॉस्बी, ये भी एक बहुत पावरफुल आइडिया है। इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म यानी पारिस्थितिक साम्राज्यवाद। क्रॉस्बी ने अपनी किताब द कोलंबियन एक्सचेंज 1972 और बाद में इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म 1986 में ये दिखाया कि यूरोपियन कॉलोनाइजेशन सिर्फ मिलिट्री या पॉलिटिकल डोमिनेंस की कहानी नहीं थी। तो फिर क्या थी? ये बायोलॉजिकल एक्सचेंज की भी कहानी थी। क्रॉस्बी ने बताया कि यूरोपियंस जब नई दुनिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा गए, तो वो अपने साथ सिर्फ बंदूकें और झंडे नहीं ले गए। वो अपने साथ बीमारियां जैसे स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, जानवर, घोड़े, गाय, सुअर और पौधे, गेहूं, घास भी ले गए। इनको उन्होंने कहा पोर्टमेंटो बायोटा। अच्छा, पोर्टमेंटो बायोटा। और इसका असर क्या हुआ? इसका असर विनाशकारी हुआ। नई दुनिया के लोगों में इन बीमारियों के खिलाफ इम्यूनिटी नहीं थी, तो करोड़ों लोग मारे गए। यूरोप से आई जानवरों और पौधों ने वहां के नेटिव स्पीशीज को डिस्प्लेस कर दिया। पूरे के पूरे इकोसिस्टम्स बदल दिए। वाओ, तो ये था इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म कि बायोलॉजी भी एक हथियार बन गया कॉलोनाइजेशन का। हाँ, अनजाने में ही सही, क्रॉस्बी का आर्ग्यूमेंट था कि यूरोपियन सक्सेस में उनकी बायोलॉजिकल सुपीरियोरिटी का भी बड़ा हाथ था। ये कंट्रोवर्शियल आइडिया था, पर इसने हिस्टोरियंस को मजबूर किया कि वो कॉलोनाइजेशन को सिर्फ इंसानों के नजरिए से नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम के नजरिए से देखें। ये तो बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव है कॉलोनाइजेशन को देखने का। तो ये थी ग्लोबल कहानी, एनवायरमेंटल हिस्ट्री की शुरुआत की। अब आते हैं साउथ एशिया पे। सेक्शन 1.3.1 बिगिनिंग ऑफ एनवायरमेंटल हिस्ट्री, साउथ एशिया। यहाँ इसकी गूंज कब सुनाई दी? देखिए, साउथ एशिया में, खासकर इंडिया में, एनवायरमेंटल हिस्ट्री एक डिस्टिंक्ट फील्ड के तौर पर उभरने में थोड़ा वक्त लगा। सोर्स कहता है कि इसकी गूंज यहाँ 1980s के आखिर में ज्यादा सुनाई देने लगी, लेट 1980s। और शुरुआत में यहाँ फोकस किस पर था? शुरुआत में यहाँ का ज्यादातर काम फॉरेस्ट हिस्ट्री यानी वन इतिहास पर केंद्रित था, और इसमें भी खास तौर पर कॉलोनियल पीरियड पर। अंग्रेजों के जमाने में फॉरेस्ट पॉलिसीज कैसी थीं, उनका क्या असर पड़ा, इस पर काफी लिखा गया। अच्छा, कॉलोनियल फॉरेस्ट हिस्ट्री, इसमें किस तरह की बातें होती थीं? शुरुआती काम ज्यादातर अंग्रेज अफसरों के नजरिए से था, जैसे सोर्स में नाम दिए हैं रिबेनट्रॉप, स्टेबिंग, डीट्रिक ब्रांडिस का नाम भी आता है अक्सर। ये वो लोग थे जिन्होंने इंडिया में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की नींव रखी। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, ये क्या क्या था? सुनने में तो अच्छा लगता है, वैज्ञानिक वानिकी। हाँ, सुनने में तो साइंटिफिक लगता है। आइडिया ये था कि जंगलों को ज्यादा रैशनली, ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज किया जाए। मतलब लकड़ी की पैदावार बढ़ाई जाए, खासकर वो लकड़ी जो कमर्शियल यूज की हो, जैसे रेलवे स्लीपर बनाने के लिए या जहाज बनाने के लिए। इसके लिए उन्होंने जंगलों को क्लासिफाई किया, रिजर्व्ड फॉरेस्ट बनाए, वर्किंग प्लान्स तैयार किए। उनका दावा था कि वो इंडिया के जंगलों को बचा रहे हैं, उन्हें इंप्रूव कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ एक लेकिन है। बिल्कुल है, क्योंकि बाद की जो इंडियन स्कॉलर्स आए, जैसे वंदना शिवा, रामाचंद्रा गुहा, माधव गाडगिल। वंदना शिवा, रामाचंद्रा गुहा, माधव गाडगिल, इन लोगों ने इस कॉलोनियल नैरेटिव को चैलेंज किया। उन्होंने इसे क्रिटिक किया। कैसे चैलेंज किया? क्या तर्क थे उनके? उनका मेन आर्ग्यूमेंट ये था कि ये जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री थी, ये असल में साइंटिफिक कम और कमर्शियल ज़्यादा थी। इसका असली मकसद था जंगलों से रेवेन्यू कमाना और टिम्बर निकालना,
खासकर सागौन यानी टीक और साल यानी साल जैसी कीमती लकड़ियां। अच्छा, और ऐसा करने के लिए उन्होंने उन जंगलों को या उन पेड़ों को नजरअंदाज किया जो लोकल कम्युनिटीज के लिए जरूरी थे, जिनसे उन्हें चारा, ईंधन, जड़ी बूटियां मिलती थी। उन्होंने लोगों का पारंपरिक हक छीन लिए, जंगलों पर स्टेट का कंट्रोल थोप दिया। तो इससे डिफॉरेस्टेशन कम हुआ या बढ़ा? इन विद्वानों का तर्क है कि इससे डिफॉरेस्टेशन कम नहीं हुआ, बल्कि कई मामलों में बढ़ा, क्योंकि नेचुरल मिक्स्ड फॉरेस्ट को काटकर अक्सर मोनोकल्चर प्लांटेशंस लगा दिए गए, जैसे सिर्फ टीक के जंगल। इससे बायोडायवर्सिटी खत्म हुई और स्थानीय समुदायों का जो पारंपरिक ज्ञान था जंगल को सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करने का, उसे खारिज कर दिया गया। दिस लेड टू एक्सप्लॉयटेशन, शोषण हुआ। तो ये एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है कॉलोनियल फॉरेस्ट्री की। हाँ, और रामचंद्र गुहा ने इसी संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिया, एनवायरमेंटलिज्म ऑफ द पुअर, गरीबों का पर्यावरणवाद। गुहा का कहना था कि इंडिया में एनवायरमेंटल मूवमेंट्स अक्सर पश्चिमी देशों की तरह विल्डरनेस प्रिजर्वेशन के लिए नहीं होती। तो फिर किस लिए होती हैं? वो ज्यादातर गरीब लोगों का, आदिवासियों का, किसानों का संघर्ष होती हैं अपने जीवन यापन के संसाधनों, जंगल, पानी, जमीन को बचाने के लिए, क्योंकि उनका सर्वाइवल सीधे तौर पर एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। चिपको मूवमेंट इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। राइट, चिपको मूवमेंट, हाँ, वो पेड़ों से चिपक कर उन्हें बचाने का आंदोलन। तो गुहा ने उसे एनवायरमेंटलिज्म ऑफ द पुअर कहा। हाँ, ये दिखाता है कि एनवायरमेंटलिज्म का सिर्फ एक ही रूप नहीं होता, ये सोशल जस्टिस से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, और सोर्स में एलिजाबेथ विटकम का भी जिक्र है। उन्होंने किस बारे में लिखा? एलिजाबेथ विटकम, उन्होंने कॉलोनियल पीरियड में एग्रीकल्चर पर फोकस किया, खासकर अंग्रेजों द्वारा किए गए बड़े बड़े इरिगेशन इन्वेस्टमेंट्स पर, नहरें बनाना, बांध बनाना। हाँ, अंग्रेजों ने काफी नहरें बनाई थी नॉर्थ इंडिया में। इसे तो डेवलपमेंट माना जाता था। विटकॉम ने दिखाया कि इन बड़ी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के अनचाहे इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए, जैसे जमीन में पानी का स्तर बढ़ गया, वाटर लॉगिंग, और जमीन में नमक की मात्रा बढ़ गई, जिसे सैलिनाइजेशन या लवणीकरण कहते हैं। इससे जमीन खराब हो गई, उसकी फर्टिलिटी कम हो गई। ओह, तो यहाँ भी डेवलपमेंट के नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स थे। हाँ, तो कुल मिलाकर साउथ एशिया में एनवायरमेंटल हिस्ट्री की शुरुआत कॉलोनियल पीरियड के क्रिटिक के तौर पर हुई, ये दिखाने के लिए कि कॉलोनियल पॉलिसीज ने पर्यावरण और लोगों दोनों को कैसे नुकसान पहुंचाया। ये समझना बहुत जरूरी है। पर क्या कहानी सिर्फ कॉलोनियल पीरियड की गड़बड़ियों तक ही सीमित है? सेक्शन 1.3.2 कहता है गोइंग बियॉन्ड रप्चर्स एंड डिसरप्शंस, मतलब क्या हमें सिर्फ टूट-फूट और गड़बड़ी से आगे भी देखना चाहिए? बिल्कुल, और यही एनवायरमेंटल हिस्ट्री की फील्ड में एक नया और इम्पॉर्टेंट शिफ्ट है। हाल के जो शोध हो रहे हैं, रीसेंट रिसर्च, वो इस विचार पर सवाल उठाते हैं कि कॉलोनियल रूल से पहले सब कुछ ठीक था, कि एक तरह का प्री कॉलोनियल हार्मनी था, प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य। अच्छा, तो ऐसा नहीं था क्या? प्री कॉलोनियल इंडिया में एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स नहीं थी? एविडेंस तो यही बताते हैं कि थी। ये सोचना कि अंग्रेजों के आने से पहले इंसान और प्रकृति हमेशा हार्मनी में रहते थे, ये शायद एक रोमांटिसाइज्ड व्यू है, पूरी तरह एक्यूरेट नहीं है। हमें प्राचीन काल में भी, एंशिएंट टाइम्स में भी बड़े पैमाने पर एनवायरमेंटल चेंजेस के सबूत मिलते हैं, जैसे क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, जलवायु में उतार चढ़ाव, और खासकर मॉनसून रेन्स के पैटर्न में बदलाव, चेंजिंग पैटर्न ऑफ मॉनसून रेन्स। मॉनसून, हाँ, इंडिया के लिए तो मॉनसून लाइफ लाइन है। अगर उसके पैटर्न में बदलाव आता था तो उसका तो जबरदस्त असर पड़ता होगा सोसाइटीज पर। पड़ता ही था। फैमिन्स, माइग्रेशंस, एम्पायर्स का बनना बिगड़ना, इन सब में क्लाइमेट और एनवायरनमेंट का रोल रहा है। इसे अब हिस्टोरियन ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं। वो सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानी नहीं देख रहे, बल्कि ये भी देख रहे हैं कि उस वक्त का पर्यावरण कैसा था और उसने इतिहास को कैसे शेप किया। तो इसका मतलब है कि हमें हिस्ट्री को और लंबे टाइम फ्रेम में देखने की जरूरत है, सिर्फ पिछले 200-300 साल नहीं। एग्जैक्टली, यही है लॉन्ग ड्यूरे पर्सपेक्टिव, दीर्घकालिक दृष्टिकोण। ये टर्म फ्रेंच हिस्टोरियन फर्नांड ब्रोडेल ने पॉपुलराइज किया था। लॉन्ग ड्यूरे मतलब इतिहास को सिर्फ इवेंट्स या शॉर्ट पीरियड्स में नहीं, बल्कि सदियों, हजारों सालों के पैमाने पर देखना। डीप हिस्ट्री, लॉन्ग ड्यूरे। तो ये पारंपरिक काल विभाजन जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, इसे आगे जाने की बात है। हाँ, एनवायरमेंटल हिस्ट्री के लिए ये डिविजन्स कई बार आर्टिफिशियल लगते हैं, क्योंकि एनवायरमेंटल प्रोसेसेस जैसे क्लाइमेट चेंज, सॉइल इरोजन, स्पीशीज एक्सटिंक्शन, ये इन पॉलिटिकल पीरियड्स की सीमाओं को नहीं मानते।
ये बहुत धीमी गति से लंबे समय तक चलते हैं। सही बात है। तो अब इस लॉन्ग ड्यूरेस पर्सपेक्टिव से किस तरह के टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है? अब कई नए और एक्साइटिंग एरियाज खुल रहे हैं, जैसे एनिमल हिस्ट्री, पशुओं का इतिहास, इंसान और जानवरों के रिश्ते कैसे बदले हैं। सिर्फ पालतू जानवर नहीं, जंगली जानवर भी, उनका क्या रोल रहा है हिस्ट्री में। फिर क्लाइमेट हिस्ट्री, जलवायु का इतिहास, पास्ट क्लाइमेट्स को रिकंस्ट्रक्ट करना और ये देखना कि क्लाइमेट चेंज ने ह्यूमन सोसाइटीज को कैसे अफेक्ट किया। वाटर हिस्ट्री, जल का इतिहास, पानी एक्सेस करने, मैनेज करने, लड़ने की कहानी, ये तो इंडिया के लिए बेहद रिलेवेंट है। हाँ, वाटर हिस्ट्री तो बहुत ही क्रिटिकल है। और पेलियो एनवायरमेंट्स, पूरा पर्यावरण का अध्ययन, मतलब आज से हजारों लाखों साल पहले एनवायरनमेंट कैसा था। इसके लिए साइंटिफिक डेटा जैसे पोलन एनालिसिस, आइस कोर्स, ट्री रिंग्स का इस्तेमाल होता है। ये सब तो बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड्स लगती हैं भी। और यहीं पर वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिस्टोरियंस को साइंटिस्ट के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। सोर्स में दीपेश चक्रवर्ती और प्रणय लाल का नाम भी मेंशन्ड है इस कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, दीपेश चक्रवर्ती एक बहुत इन्फ्लुएंशियल हिस्टोरियन है। उन्होंने द क्लाइमेट ऑफ हिस्ट्री जैसे एसेज में यह आर्ग्यूमेंट दिया है कि आज के एंथ्रोपोसीन के युग में, मतलब वो युग जब इंसान पृथ्वी पर एक जियोलॉजिकल फोर्स बन गया है, हमें ह्यूमन हिस्ट्री और अर्थ हिस्ट्री के बीच की दीवार को गिराना होगा। वी नीड टू सी ह्यूमन हिस्ट्री एज पार्ट ऑफ प्लानिटरी हिस्ट्री। बिल्कुल। और प्रणय लाल की किताब इंडिका, अ डीप नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। प्रणय लाल, उन्होंने इंडिया के नेचुरल हिस्ट्री को, यहाँ के रॉक्स, फॉसिल्स, प्लांट्स, एनिमल्स को करोड़ों सालों की स्केल पर दिखाया है। और ये भी कि कैसे इसने यहाँ की ह्यूमन हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस किया है। वाओ, इंडिका, ये किताब तो देखनी पड़ेगी। तो ये जो नए ट्रेंड्स हैं, लॉन्ग ड्यूरे, क्लाइमेट हिस्ट्री, एनिमल हिस्ट्री, प्लानिटरी पर्सपेक्टिव, ये एनवायरमेंटल हिस्ट्री को कहाँ ले जा रहे हैं? ये इसे और ज़्यादा रिलेवेंट और ज़्यादा अर्जेंट बना रहे हैं। ये हमें याद दिला रहे हैं कि हम इंसान इस प्लैनेट पर अकेले नहीं हैं और हमारा इतिहास इस ग्रह के इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है। वी आर नॉट सेपरेट फ्रॉम नेचर, वी आर पार्ट ऑफ इट। ये एक बहुत पावरफुल मैसेज है, स्पेशली आज के कॉन्टेक्स्ट में जब हम क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस जैसे क्राइसिस फेस कर रहे हैं। प्रिसाइसली। एनवायरमेंटल हिस्ट्री हमें बताती है कि ये समस्याएं नई नहीं हैं, इनके हिस्टोरिकल रूट्स हैं, और शायद पास्ट को समझकर हम प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए बेहतर रास्ते निकाल सकें। बिल्कुल। तो ये थी हमारी चर्चा यूनिट 1 के मेन कंटेंट पर, इंट्रोडक्शन से लेकर इंटरडिसिप्लिनैरिटी, फिर ग्लोबल और साउथ एशियन बिगिनिंग्स, और फिर बियॉन्ड रप्चर्स वाले नए पर्सपेक्टिव्स तक। अब सेक्शन 1.4 है समरी। तो क्या हम मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहरा सकते हैं? की टेकअवेज क्या रहे? जरूर। तो पहली बात, एनवायरमेंटल हिस्ट्री क्या है? ये समय के साथ बदलते ह्यूमन नेचर रिलेशंस का अध्ययन है, मानव और प्रकृति के आपसी रिश्तों का इतिहास। राइट। दूसरी बात, इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसका इंटरडिसिप्लिनरी होना, अंतर विषय। इसे समझने के लिए हिस्ट्री के साथ साथ नेचुरल साइंसेज, सोशल साइंसेज, पेलियो साइंसेज सबसे मदद लेनी पड़ती है। तीसरा पॉइंट, इसकी समझ कैसे इवॉल्व हुई है? इसकी समझ सिर्फ कॉन्जर्वेशन या कॉलोनियल क्रिटिक तक सीमित नहीं रही। ये शुरुआत में इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अब ये फील्ड ज्यादा व्यापक, ज्यादा प्लानिटरी और ज्यादा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अपना रही है, लॉन्ग डूरे। और चौथा, सबसे जरूरी पॉइंट, सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि एनवायरमेंटल हिस्ट्री सिर्फ एकेडमिक इंटरेस्ट की चीज नहीं है। ये हमारे अतीत और खासकर हमारे आज की जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं, जो पर्यावरणीय चुनौतियां हैं, उन्हें समझने के लिए बेहद जरूरी है। इट्स क्रूशल। एक्सीलेंट समरी। तो ये थे की टेकअवेज। सोर्स मटेरियल में सेक्शन 1.5, एक्सरसाइजेज और 1.6 रेकमेंडेड रीडिंग्स एंड रेफरेंसेस भी हैं, जो एस्पिरेंट्स अपनी अंडरस्टैंडिंग को और गहरा करने के लिए देख सकते हैं। बिल्कुल। वो एक्सरसाइजेज और रीडिंग्स इस यूनिट में डिस्कस किए गए कॉन्सेप्ट्स को और सॉलिडिफाई करने में हेल्प करेंगी। तो कुल मिलाकर एनवायरमेंटल हिस्ट्री एक बहुत ही डायनामिक और रेलेवेंट फील्ड है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। हाँ, बिल्कुल। और उम्मीद है कि इस चर्चा से इसकी अहमियत, इसका स्कोप और इसके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझने में मदद मिली होगी।
इसे शायद दोबारा सुनना पड़े क्योंकि इसमें काफी आइडियाज कवर हुए हैं ना। हाँ बिल्कुल। कॉन्सेप्ट जैसे ह्यूमन कंस्ट्रक्शन ऑफ नेचर, इंटरडिसिप्लिनैरिटी, इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म, एनवायरमेंटलिज्म ऑफ द पुअर, लॉन्ग ड्यूरे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा हमने कहा, ये सिर्फ यूपीएससी की तैयारी में नहीं बल्कि दुनिया को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को और उसमें अपने रोल को समझने में भी बहुत काम आएगा। इट गिव्स यू अ डिफरेंट लेंस टू सी द वर्ल्ड। डेफिनेटली। जाते जाते क्या श्रोताओं के लिए कोई एक सवाल छोड़ना चाहेंगे सोचने के लिए? समथिंग प्रोवोकेटिव एज यू सेड अर्लियर। एक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है, अगर हमारा इतिहास, ह्यूमन हिस्ट्री, पृथ्वी के इतिहास से, अर्थ हिस्ट्री से इतना गहराई से जुड़ा हुआ है, जैसा कि चक्रवर्ती जैसे लोग कह रहे हैं, तो फिर भविष्य की जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए हम अतीत से, पास्ट से सबसे महत्वपूर्ण सबक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन क्या सीख सकते हैं? व्हाट इज दैट वन की लेसन फ्रॉम एनवायरमेंटल हिस्ट्री फॉर आवर फ्यूचर? सोचने वाली बात है। बेहतरीन सवाल। व्हाट इज दैट वन की लेसन? इस पे ज़रूर सोचिएगा। और अगर आपको आज की ये चर्चा उपयोगी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो कृपया हमारे YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताएं और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, आपके सब्सक्रिप्शन और एंगेजमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको हमारा काम वाकई पसंद आता है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स को ऑप्शन भी है। बिल्कुल। इससे हमें इस चैनल को लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल बनाने में मदद मिलेगी, ताकि हम आप तक ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।